नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी का समास और स्त्री प्रत्यय प्रकरण दोनों ये चल रहा है। तो समास का वीडियो कल आ गया था, समास की जो कक्षा थी वो कल हो गई थी। आज स्त्री प्रत्यय में इसके पहले दो कक्षाएं हो चुकी हैं और आज जो है जो उसके बाद जो सूत्र आता है उसको हम पढ़ेंगे। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे अपने विषय पे प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा एक सूत्र, प्राचाम स्फतद्धितः। प्राचाम स्फतद्धितः, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इसके पहले तक एक प्रयोग आया था, एक उदाहरण आया था गार्गी, और गार्गी में यंश्च एक सूत्र, उस सूत्र से गीप प्रत्यय हुआ था, ठीक है। और हलस्तद्धितस्, इस सूत्र से गार्ग्य जो गर्गादिभ्यो यं से जो गर्ग शब्द से यह प्रत्यय होता है गोत्रापत्य अर्थ में, उस यकार का हलस्तद्धितस् ये सूत्र क्या करता है, लोप करता है। तो आप इसको बढ़िया से याद रख लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है कि गार्ग शब्द में यकार का लोप कौन सूत्र किया है। ये क्वेश्चन बना है, ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको बढ़िया से याद कर लो कि गार्ग शब्द में यकार का लोप हलस्तद्धितस् से ये सूत्र करता है। तो गार्गी तो हम सिद्ध किए थे। गार्गी के बाद जो मतलब हलस्तद्धितस् सूत्र के बाद ये जो सूत्र सामने दिख रहा है आपको, ये सूत्र आया है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। स्त्री प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सूत्र है प्राचाम स्फातद्धितः, ठीक है। ये प्राचाम का मतलब ये होता है, प्राचाम मतलब प्राचीन आचार्यों के मत में, मतलब ये महर्षि पाणिनि का मत नहीं माना जाता। मतलब ये महर्षि पाणिनि कहते हैं कि प्राचाम मतलब प्राचीन आचार्यों के मत में यंतात स्फो वा स्याच सच तद्धिता। यंतात मतलब यह प्रत्यांत, ठीक है। यह प्रत्यांत प्रातपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में, जब हम स्त्रीत्व की विवक्षा करते हैं, स्त्रीत्व को कहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में फा प्रत्यय होता है, स्फा प्रत्यय होता है, विकल्प से होता है, साचा तद्धिता, और वह तद्धित होता है। तो ध्यान रखना कि जो स्फा प्रत्यय है, फा प्रत्यय है, वो कैसा है, तद्धित का प्रत्यय है। तो इसलिए जैसे कि यहाँ पर जो तैयारी कर रहे हैं और जो पढ़ना चाहते हैं, दोनों दृष्टि से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो तैयारी करने वालों के लिए क्या है कि जो मतलब क्वेश्चन जहाँ से बनता है, जहाँ से प्रश्न बनता है, उसको मैं टिक कर दूंगा। जो उदाहरण पूछते हैं उसको मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा, क्योंकि ये क्या स्त्री प्रत्यय में बहुत ज़्यादा प्रक्रिया है नहीं, तो इसलिए बहुत इसको लगाने की प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। आप केवल विशेष रूप से ये याद रखो कि ये सूत्र के द्वारा ये प्रत्यय हुआ है, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा ये प्रत्यय है और ये प्रयोग है, और इस प्रयोग में इस सूत्र के द्वारा ये प्रत्यय है। ये ध्यान रखना है, इससे इधर कुछ आने वाला नहीं है, ये मैं कह सकता हूं पूरी तरह से। प्रयोग अच्छी तरह से याद रख लो और सूत्र याद रख लो। व्याकरण में यही होता है कि सूत्रों को बढ़िया से साध लो, सूत्र को अच्छी तरह सूत्र जो याद हो कि ये सूत्र ये प्रत्यय करता है, ये सूत्र ये कार्य करता है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली, और आप एग्जाम में बहुत बढ़िया बेस्ट कर सकते हो। और इसी तरह से जैसे प्रयोग बनते हैं, जैसे कि यह स्त्री प्रत्यय है, इसी तरह से समास है, कारक है। आपको यहाँ पर ये प्रयोगों को, उदाहरणों को बढ़िया से याद रख लो कि ये उदाहरण इस फला जो तो प्रयोग के अंतर्गत बना हुआ है, ठीक है। ये उदाहरण इस प्रयोग के अंतर्गत बना है, इस प्रयोग के द्वारा यहाँ पर, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर ये प्रत्यय हुआ है, इतना तैयार कर लो। तो सबसे पहले आपको याद रखना है सूत्रों को कि सूत्र कार्य क्या करता है। इसके बाद आपको रखना है उदाहरणों को कि उदाहरण में प्रत्यय कौन सा हुआ है और किस सूत्र के द्वारा प्रत्यय हुआ है। इतना लग जाए, किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। समझ में आया? तो देखो, ये कहता है कि यंतात स्फो वा स्यात् सच तद्धितः। कौन कहता है? प्राचाम स्फ तद्धितः। कि यंतात मतलब यंतात मतलब यंत, ठीक है। यंत यही प्रत्यांत प्रातिपदिक से, यही प्रत्यांत प्रातिपदिक से फा प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में स्फा प्रत्यय होता है, सच तद्धिता, और वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो, अभी इसके पहले जो सूत्र आया था यंश, वो सूत्र क्या कहता है, जिससे गार्गः बनता है, फिर इसके बाद गार्गी बनता है।
अब ये कहता है कि ये जो सूत्र है ये कहता है कि मतलब ययंत से केवल ययंत मतलब गार्ग से केवल ययंत भर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, फा प्रत्यय भी होता है, स्फा प्रत्यय भी होता है ययंत से, यही प्रत्यांत से स्त्रीत्व की विवक्षा में, और वो कैसा कहलाता है, तद्धित कहलाता है। अब देखो स्फा में क्या होता है, यहाँ पर आदि में क्या है, मूर्धन्य सकार है, प्रत्यय के आदि में यहाँ पर जो स्फा है, यहाँ पर ध्यान देना, ये यहाँ पर क्या है, आदि सकार है। आदि सकार होने के कारण यहाँ पर एक सूत्र है सह प्रत्ययस्य, उस सूत्र के द्वारा सह प्रत्यय सूत्र है, इत संज्ञा करता है। ठीक है, सह प्रत्यय से क्या करता है, सकार की इत संज्ञा करता है, आदि में जो स्थित सकार है उसकी क्या करता है, इत संज्ञा करता है। बचता क्या है, केवल फा बचेगा, केवल क्या प्रत्यय में, फा बचेगा। फा में एक सूत्र है स्त्री प्रत्यय प्रकरण में ही है, सिद्धांत कौमुदी के, आयने यीनी यह फाढ़ा ख छघाम प्रत्यादि नाम, आयने यीनी यह फाढ़ा ख छघाम प्रत्यादि नाम एक सूत्र है। उस सूत्र के द्वारा फा को आयन होता है, ढा को एय होता है, फा ढा खा को ईन होता है, जिससे ग्रामीण प्रयोग बनता है। छा को ईय होता है, छा को क्या होता है, ईय होता है। जैसे किरातार्जुनीय, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ, छा प्रत्यय हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकार घा को क्या होता है, ईय होता है। तो घा को जब ईय होगा तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रयोग बनता है। ठीक है, राष्ट्रीय जो संस्कृत में, हिंदी में तो राष्ट्रीय में ट्री को क्या करते हैं, बड़ी ट्री करते हैं, दीर्घ ट्री करते हैं, लेकिन संस्कृत में इसको क्या करते हैं, ह्रस्व ट्री करते हैं, राष्ट्रीय। समझ में आया? तो ये सूत्र लग गया। ये सूत्र कहता क्या है कि ययंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में, ठीक है, कौन सा प्रत्यय होता है, फा प्रत्यय होता है, और वह कैसा है, तद्धित का प्रत्यय है। ये समझ में आ गया। फा में क्या होता है, सकार की संज्ञा होती है, सूत्र है सह प्रत्ययस्य। ठीक है, सूत्र है सह प्रत्ययस्य। तो ये आप समझ ही गए होंगे। अब देखो दूसरा सूत्र, देखो दूसरा सूत्र है सिद्ध गौरादिभ्यश्च, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र को बढ़िया से तैयार कर लेना। ये सूत्र पूछा जाता है इस सूत्र के विषय में कि इस सूत्र के द्वारा किस प्रत्यय का विधान होता है, और इसमें जो प्रयोग बनते हैं, जैसे कि यहाँ पर गार्ग्यायणी प्रयोग बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखना कि ये गार्ग्यायणी, नर्तकी और गौरी, इसके बाद अंडुही, अनडवाही, ध्यान देना। तो अब देखो ये सूत्र को देख लो, सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र है, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। सिद्ध का मतलब होता है सा इत यस्य सा सित। ठीक है, सा इत यस्य सा सित, सा इत मतलब सकार की संज्ञा हुई है, उसको क्या कहेंगे, सिद्ध कहेंगे। और गौरह आदिर ये शाम ते गौरादय। ठीक है, गौरह आदिर ये शाम ते गौरादय, सित च गौरा दयश्च तेषाम इतरेतर योग द्वंद्वः सिद्ध गौरादयः तेभ्यः सिद्ध गौरादिभ्यश्च। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। समझ में आया? तो ये सूत्र कहता है कि सिद्धभ्यो गौरादिभ्यश्च स्त्रियाम गीप से गीस स्यात्। सिद्धभ्यो का, अब इसकी वृत्ति देख लो, बढ़िया से ध्यान दे लो। सिद्धभ्यो का मतलब होता वही सकार की संज्ञा हुई है, ऐसे सिद्धभ्यो। ठीक है, सिद्धभ्यो मतलब सकार की संज्ञा हुई है। ठीक है, सिद्धभ्यो मतलब जहां पर सकार की संज्ञा हुई है, ऐसे शब्द। और गौरादिभ्यश्च मतलब गौर आदि गण में जो पठित शब्द हैं, ध्यान देना, सकार की इत संज्ञा हुई है, ऐसे शब्द। और गौरादिभ्यश्च मतलब गौरादि गण में एक गौरादि गण है, उस गौरादि गण में जो पठित शब्द हैं, ऐसे शब्दों से। स्त्रियाम का मतलब होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। गीश मतलब गीस प्रत्यय है, मतलब गीश प्रत्यय होता है। स्यात् मतलब होता है। तो सिद्धभ्यो मतलब सकार की इत संज्ञा हुई है जहां पर ऐसे। ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे प्रत्यय। गौरादिभ्यश्च मतलब गौरादि गण में जो पठित प्रत्यय हैं, इनमें क्या होता है, स्त्रियां मतलब स्त्रीत्व की विवक्षा में गीश प्रत्यय होता है। तो आप एक क्वेश्चन ये तैयार कर लो कि सिद्ध गौरादिभ्यश्च ये सूत्र गीश प्रत्यय करता है। ठीक है, कैसी स्थिति में गीस करता है, तो सिद्धभ्यो का मतलब होता है जहां पर सकार की संज्ञा हुई है। और गौरादिभ्य मतलब जो गौरादिगण में पठित जो शब्द हैं, उन शब्दों से क्या होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है। ऐसा कौन कहता है, सिद्ध गौरादिभ्यश्च। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र था। कैसे, अब देखो मैं आपको बताता हूं।
यहां पर एक प्रयोग बना है गार्ग्यायणी, ठीक है, प्रयोग है गार्ग्यायणी। अब देखो क्या होता है कि इसके पहले जो यंश सूत्र था उस सूत्र के द्वारा गर्ग शब्द से यह प्रत्यय करके हम क्या बनाए थे, गार्ग बनाए थे, और गार्ग में फिर क्या कर दिए थे, मतलब गर्गादिभ्यो, गर्ग शब्द से गर्गादिभ्यो यह, ऐसा सूत्र करके हम क्या बनाए थे, गार्ग, और गार्ग से फिर क्या कर दिए थे, यंश सूत्र के द्वारा गीस किए थे तो बन गया था गार्गी, और हलस तद्धितस् से गार्गी के यकार का क्या हो गया था, लोप बन गया था, तो प्रयोग लोप हो गया था तो प्रयोग बन गया था गार्गी। वहीं पर ये जो सूत्र गार्ग्यायणी जो ये प्रयोग बनता है यहां पर, ये अब ये सूत्र को लगाओ, ठीक है, गार्ग शब्द से ही क्या कर देना है कि गार्ग शब्द से सीधे प्राचाम स्फा तद्धिता, ये जो सूत्र है ये कहता है कि यंयंतात स्पोवास्या सच तद्धिता, यंयंत, ठीक है, यही प्रत्यांत शब्द से स्त्रीत्व की व्याख्या में स्फा प्रत्यय होता है, तो यहां पर क्या हो जाए, यही प्रत्यांत है ही, गार्ग शब्द है ही, गार्ग शब्द से क्या कर दो, प्राचाम स्फा तद्धिता, इस सूत्र के द्वारा फा प्रत्यय कर दो। फा प्रत्यय होने के बाद देखो क्रम से एक एक चीज मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, ताकि मान लो ना भी लिखूं केवल क्योंकि लिखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता लग नहीं रही है, सीधे जो लिख वैसे जो याद रखना है वो लिखा ही है, बाकी चीजें मैं आपको वैसे ही बोल के बता ही देता हूं, एक एक चीज नोट करवा देता हूं, तो बहुत लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि एक एक चीज वैसे भी मैं पॉइंट करवा दे रहा हूं। गार्ग शब्द से क्या कर देना है कि प्राचाम स्फा तद्धिता, इस सूत्र के द्वारा फा प्रत्यय कर दो, स्फा प्रत्यय कर दो, स्फा में सकार की संज्ञा सह प्रत्ययस से हो जाएगी, बचेगा फा, फा को आयने यीनी यह फाढ़ा खा छगाम प्रत्यादि नाम, इस सूत्र के द्वारा आयन कर दो, तो प्रयोग बन जाएगा गार्ग आयन। यहां तक समझ में आया? फा को क्या हो जाएगा, आयन, फा को हो जाएगा आयन, ये है आयन, तो प्रयोग बन जाएगा गार्ग्यायन, ठीक है, प्रयोग बन जाएगा गार्ग्यायन। गार्ग्यायन में क्या कर देना है कि यच भम एक सूत्र है, वो सूत्र क्या करता है, भा संज्ञा करता है, भा संज्ञा का फल है यस्से तिचा, इस सूत्र के द्वारा क्या होना, यकार उत्तरवर्ती यकार का लोप हो जाएगा। जब यकार उत्तरवर्ती यकार का लोप हो जाएगा तो प्रयोग क्या बनेगा, प्रयोग को कर दो गार्ग्यायन। गार्ग्यायन में गार्ग में क्या है, रेप है, रेप होने के कारण यहाँ पर अट्ट कुपवांग नुम्ब व्यवायेपी एक सूत्र, उस सूत्र के द्वारा नकार को लकार कर दो, तो प्रयोग बन जाएगा गार्ग्यायन। अब देखो यहाँ पर ये सूत्र जो है कौन सा सूत्र है, सिद्ध गौरादिभ्यश्च, ये सूत्र क्या कहता है कि सिद्धभ्यो मतलब सकार की संज्ञा हुई है, और गौरादि गण में पठित जो शब्द हैं ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस होता है। तो देखो गार्ग्यायन में जो स्फा प्रत्यय होता है प्राचाम स्फा तद्धिता के द्वारा, तो सकार की संज्ञा हुई है ना, सकार की संज्ञा होने के कारण ये क्या है, सिद्ध है, सिद्ध होने के कारण इस सूत्र से, कौन सूत्र से, सिद्ध गौरादिभ्यश्च, इस सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय हो जाएगा, गीस में सकार, गकार की संज्ञा हो जाएगी, प्रयोग बचेगा, केवल स्थिति बचेगी ई, दीर्घ इकार ही बचेगा, मिला दोगे तो बन जाएगा गार्ग्यायनी। लग गया, समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, जैसे बहुत सारे छात्र थे एमए के मेरे पास पढ़ने के लिए आते थे, तो उनका एक प्रश्न था इस विषय को जब मैं पढ़ा रहा था कि ये जो गीप गीस गीन ये जो प्रत्यय होते हैं तो इसमें भाई इकार ही बचता है, तो हम पहचाने कैसे कि यहाँ पर जो तो गीप हुआ है कि गीस हुआ है कि गीन हुआ है, ये ऐसी समस्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि गीप में पकार की संज्ञा, गीस में सकार की इत संज्ञा, गीन में नकार की संज्ञा हो जाती है, इस यहाँ पर गकार की भी संज्ञा हो जाती है, आदि में जो है केवल ई ही बचता है। केवल यहाँ पर जो सकार गकार पकार और नकार ये जो किया गया है यहाँ पर जो शब्द हैं ये केवल स्वर के लिए है, ठीक है, क्योंकि इनको मान करके ही स्वर का विधान होता है, तो केवल स्वर के लिए है, बाकी यहाँ से कुछ विशेष पता नहीं चलता क्योंकि प्रकृति एक ही बचती है, ठीक है, अनुबंध लोप होने के कारण केवल होने के बाद केवल इकार ही बचता है। तो आपको मैं एक मतलब सजेस्ट करना चाहूंगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी का जो स्त्री प्रत्यय है वही लगभग सारे एग्जाम में लगा है, कुछ को छोड़ दें, लगभग सभी जगह ये लगा है, इसी को आपको तैयार करना है। तो आप एक चीज को बढ़िया से नोट कर लो कि सूत्र बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, सूत्र बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, तो आप सीधे क्या कर लो कि याद ही कर लो भाई, बवाल ही खत्म करो न रहेगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी,
सीधे सूत्र को याद ही कर लो कि ये एक लिमिट में जब सूत्र है तो याद करने में कोई समस्या नहीं जाएगी। सूत्र को याद कर लो और प्रयोग याद कर लो। ये प्रयोग है, ये इस सूत्र के अंतर्गत बने हैं, ये सूत्र है, ये प्रत्यय करता है, इतना याद कर लो, कोई समस्या नहीं होगी। बवाल ही कट जाएगा, बवाल ही हट जाएगा। समझ में आया? ये सीधा से इसका सिंपल उपाय है कि आप सूत्र याद करो कि ये सूत्र ये प्रत्यय करता है, इसके बाद वो प्रयोग याद कर लो जो उदाहरण दिए हैं कि ये प्रयोग जो होते इस सूत्र के अंतर्गत बने हैं, कोई समस्या होने वाली नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद गार्ग्याणी के बाद जो होता है एक प्रयोग आता है नर्तकी। ध्यान देना, नर्तकी यहां पर देखो, ये जो है ना, ये है भैया नर्तकी। नर्तकी का मतलब होता है नाचने वाली। ठीक है, नाचने वाली जो स्त्री होती है उसको क्या कहते हैं? नर्तकी कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो नर्तकी में क्या होता है कि यहां पर नृत धातु से एक सूत्र है शिल्पिनी सुन। ठीक है, एक सूत्र है शिल्पिनी सुन। उस सूत्र के द्वारा क्या होता है कि जो शिल्पिनी सुन जो सूत्र है, जो मतलब यहां पर सूत्र है, उस सूत्र से सकार की क्या होती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो ये भी सिद्ध में आ जाता है। सकार की संज्ञा होने के कारण ये क्या है? सिद्ध है। यहां पर भी क्या होता है कि सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? ठीक है, नर्त के सुन में यहाँ पर सकार की संज्ञा वो बचता, वो को अक हो जाता है, तो प्रयोग बनता है नर्तक। और नर्तक बनने के बाद ये सकार की संज्ञा हुई है, सुन प्रत्यय है शिल्पिनी सुन में, तो सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र के द्वारा क्या हो जाता है? गीश हो जाता है, तो प्रयोग बन जाता है नर्तकी। ठीक है, यजि भम से भा संज्ञा भी कर लो, ऐसे तिचा से जो तो नर्तक के ककार उत्तरवर्ती आकार का लोप भी कर लो, तो इस प्रकार से बना लो नर्तकी। तो अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर विशेष रूप से कि पिछले बार के पीजीटी में 2021 में जो पीजीटी हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये पूछा गया था कि नर्तकी इस प्रयोग में विकल्प से गीस है कि नित्य गीस है। ठीक है, नर्तकी इस प्रयोग में विकल्प से गीस है कि नित्य से गीस है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन बना था। तो आपको ये चीज बढ़िया ध्यान रखना है कि नर्तकी में पहली बात तो आप ध्यान रख लो कि गीस प्रत्यय हुआ है। किस सूत्र के द्वारा गीस हुआ है? तो सूत्र को याद रख लो, सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय हुआ है। इसके बाद आप ये भी ध्यान रख लो कि सिद्ध गौरादिभ्य ये सूत्र नित्य से गीस करता है। कैसे करता है? नित्य से गीस करता, मतलब इसका कोई वैकल्पिक रूप, कोई दूसरा रूप इनके मतलब यहां पर नहीं बनते, बल्कि एक ही नित्य रूप बनता है। तो इसको बढ़िया से याद रख लो। पिछली बार पीजीटी में पूछा था, इसलिए मैंने आपको याद दिला दिया कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि यह सूत्र नित्य से गीस करता है कि विकल्प से गीस करता है। तो यह बना था, पिछले बार के पीजीटी में पूछा था कि नर्तकी यहां पर नित्य गीस है। एक ऑप्शन ये था कि यहाँ पर नित्य से गीस है, एक दूसरा ऑप्शन था कि विकल्प से गीस है, इसके बाद एक ऑप्शन था कि विकल्प से गीप है। इस तरह से जो तो दिया था, या नित्य से गीप है, इस तरह से उसके ऑप्शन थे। तो आपको ध्यान रखना कि यहाँ पर नित्य से गीस हुआ है। इसी तरह से नर्तकी के बाद आता है गौरी। गौरी जो तो गौरादिगण में पठित शब्द है। गौरादिगण में पठित शब्द होने के कारण गौरी शब्द में गौर शब्द से क्या होता है? सिद्ध गौरादिभ्य सूत्र के द्वारा गीस हो जाएगा। गीस में सकार गकार की संज्ञा हो जाती है। केवल क्या बनेगा? यजि भम से भा संज्ञा कर दो, या सीधा से गौर शब्द के उत्तरवर्ती यकार का लोप कर दो, मिला दो, तो बन जाएगा गौरी। इसी प्रकार से अंडुही और अनडवाही। तो अंडुही में क्या होता है? अंडुही का देख लो। अंडुही में क्या होता है? अंडुही का मतलब होता है गाय। तो यहां पर भी क्या होता है कि यह भी गौरादिगण में पठित शब्द है। ठीक है, यह भी क्या है? गौरादिगण में पठित शब्द है। यहां पर भी अंडुह शब्द से क्या होता है? एक सूत्र है आम नडुह। ठीक है, आम नडुह आमंडुह स्त्रियांबा। ठीक है, आम अंडुह स्त्रियांबा एक सूत्र है। आम अंडुह स्त्रियांबा एक सूत्र है। उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर क्या होता है? आम हो जाता है। तो आम होने के कारण यहाँ पर क्या बनता है? अनडवाही ऐसा बन जाता है। ठीक है, अनडवाही। यहाँ पर अनडवाही में अनडु आह ई, अनडु आह ई में इको यण से यण कर दो, तो अनडवाह ई अनडवाही। और जब यण नहीं मतलब ये जो आम अंडुह स्त्रियम, ये जो सूत्र है जो आम करता है अंडुह शब्द से, तो जब ये आम नहीं करेगा, एक बार विकल्प से करता है, तो प्रयोग बन जाएगा अंडुही। तो गीस तो होगा ही। तो आपको ध्यान रखना है कि अंडुही, अनडुही और अनडवाही, यहाँ दोनों, इन दोनों प्रयोगों में सिद्ध गौरादिभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा कुछ लक्ष्य सिद्धांत में कौंदी में है नहीं।
तो जो पढ़ना चाहते हैं, जो एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों के लिए इतना पर्याप्त मटेरियल है। इसके बाद देखो, इसके बाद एक सूत्र आता है वयसि प्रथमे। वयसि प्रथमे सूत्र है, ये सूत्र क्या करता है, गीप करता है। पहला ये तैयार कर लो कि वयसि प्रथमे जो सूत्र है, ये सूत्र गीप करता है। क्या करता है, गीप। इसकी वृत्ति में लिखा है प्रथम वयो वाचिनो अदंतात स्त्रियाम गीप स्यात्। ठीक है, प्रथम वयो वाचिनो, ध्यान रखना, प्रथम वयो वाचिनो का मतलब होता है प्रथम अवस्था का वाचक। प्रथम अवस्था मतलब जिससे जिससे प्रथम अवस्था का ज्ञान हो। प्रथम मतलब पहली अवस्था, जैसे कुमारी, तो कुमारी क्या है, पहली अवस्था है। किशोरी पहली अवस्था है। तो जिससे पहली अवस्था का ज्ञान हो, प्रथम अवस्था का ज्ञान हो, ऐसे मतलब इन ऐसे वाची शब्दों से, अदंतात मतलब अदंत, ऐसे अदंत प्रातिपदिक से, ठीक है, ऐसे अदंत प्रातिपदिक से क्या होता है, स्त्रीत्व की विवक्षा में, ठीक है, स्त्रियां मतलब स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप होता है। तो प्रथम अवस्था के वाची, ठीक है, ऐसे शब्दों से और अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होता है, गीप होता है। तो ये समझ में आ गया। ठीक है, वयस्सी में क्या होता है, यहां पर वयस्सी सप्तम्यंत पद है, प्रथमे भी सप्तम्यंत पद है। तो प्रथम वयो वाचिनो अदंतात स्त्रियाम गीप स्यात्, प्रथम अवस्था के वाची शब्दों से, ठीक है, स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। तो ध्यान रखना कि वयस्सी प्रथमे जो सूत्र है, ये सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है, गीप प्रत्यय करता है। और इसके अंतर जो प्रयोग बनते हैं वो बनता है कुमारी। तो आपको ये बढ़िया से याद रखना है कि ये पूछेगा कि कुमारी शब्द में किस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हुआ है। तो पहले तो ये याद रख लो कि यहाँ पर वयस्सी प्रथमे इस सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय हुआ है। फिर एक ये पूछ लेगा कि कुमारी शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है। तो कुमारी शब्द में गीप प्रत्यय हुआ है, सूत्र है वयस्सी प्रथमे। इसी तरह से जो हो तो कुमारी शब्द के समान ही कौन बन जाएगा, किशोरी। ठीक है, कुमारी शब्द के समान ही कौन बन जाएगा, किशोरी। अभी थोड़ा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है मेरी इसमें लिखने में, थोड़ा सा हल्का दिक्कत होती है। तो ये समझ में आ गया कि वयस्क प्रथम सूत्र क्या करता है, ये भी गीप प्रत्यय करता है। इसके अंतर्गत प्रयोग बनते हैं कुमारी और किशोरी। इसके बाद देखो एक सूत्र है दिगोहो। ठीक है, सूत्र क्या है, दिगोहो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है दिगोहो। ठीक है, यह सूत्र भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको अच्छी तरह से याद रखना है। दिगोह सूत्र कहता है अदंतात दिगोह गीपशात। अदंतात, अदंतात मतलब होता है अदंत। ठीक है, अदंत दिगोह मतलब दिगु समास में। ठीक है, अदंत दिगु समास से दिगोह, यहां पंचम्यंत है ना, पंचमी विभक्ति है, तो अदंत दिगु समास से यहां पर क्या होता है, गीप प्रत्यय होता है। इसको अच्छी तरह से याद कर लो। अदंतात दिगोह गीपसात मतलब अदंतात मतलब अदंत, अदंत दिगोह मतलब दिगु समास से गीप प्रत्यय होता है। स्यात मतलब होता है। कौन कहता है ऐसा, दिगोह सूत्र कहता है। दिगोह क्या कहता है, दिगोह का मतलब क्या है, दिगु समास से क्या, गीप, गीप प्रत्यय होता है। दिगो में पंचमी व्यक्ति है ना, तो दिगो का मतलब होता है दिगु से या दिगु समास से क्या, गीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, गीप प्रत्यय। तो अदंतात दिगो गीप सत, अदंत दिगु समास से गीप प्रत्यय होता है। तो प्रयोग क्या बनता है, त्रिलोकी। प्रयोग क्या है, त्रिलोकी। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, ये इसका क्या हो जाएगा, लौकिक विग्रह हो जाएगा। ठीक है, त्रिलोकी का लौकिक विग्रह क्या है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी। तो देखो त्रिलोक शब्द है, त्रिलोक कैसा शब्द है, अदंत दिगु समास हुआ ही है, क्योंकि त्रयाणाम लोकानाम समाहारः पूर्व में क्या है, संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द कौन है, त्रि। ठीक है, संख्यावाची शब्द कौन है, त्रि। और सूत्र है संख्या पूर्वो दिगु, ये सूत्र है। तो संख्या पूर्व में हो तो दिगु समास करता है। तो त्रिलोकी क्या है, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, त्रिलोक शब्द रहता है, अदंत प्रातिपदिक है। स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर दो, दिगोह सूत्र के द्वारा गीप प्रत्यय कर दो, तो प्रयोग बन जाएगा त्रिलोकी। यहां पर भी क्या करना, त्रिलोक से जब गीप करोगे तो यचिभम इस सूत्र के द्वारा भासंज्ञा कर देना है, और यस्येतिजा इस सूत्र के द्वारा ककारोत्तरवर्ती यकार का लोप कर देना है, और इकार को मिला दो, प्रयोग बन जाएगा त्रिलोकी। अब यहां पर देखो एक कहते हैं कि अजादित्वात् त्रिफला त्रयनिका सेना। ठीक है,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अजादित्वा त्रिफला त्रैनिका। अब यहाँ पर दो प्रयोग बने हैं, ये पूछा जाता है। जैसे एक ये प्रयोग है त्रिफला और दूसरा प्रयोग है त्रैनिका। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई जो त्रिफला शब्द है, ठीक है, ये जो त्रिफला शब्द है, ठीक है, हाँ, त्रिफला जो शब्द है यहाँ पर क्या होता है, त्रयाणाम फलानाम समाहारा, त्रयाणाम फलानाम समाहारा त्रिफला, ठीक है, इस प्रकार से बनता है। तो भाई यहाँ पर भी तो द्विगु समास है, त्रयाणाम फलानाम समाहारा, तो यहाँ पर भी द्विगु समास है, सूत्र है द्विगो। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर भी जो द्विगु प्रत्यय हो जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ? तो कहते हैं कि अजादित्वाद, ये अजादि गण में पठित शब्द है। कौन? त्रिफला जो है अजादि गण में पठित शब्द है। अजादि गण में पठित होने के कारण अजाद्य तष्टाप इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर टाप प्रत्यय हो गया है, ना कि गीप प्रत्यय। तो ध्यान रखना कि त्रिफला में गीप प्रत्यय नहीं होता, बल्कि क्या होता है, टाप प्रत्यय होता है। सूत्र है अजाद्य तष्टाप, क्योंकि ये अजादि गण में पठित है, इसलिए यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा, प्रकट सूत्र दिगो इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गीप नहीं हुआ। इसी तरह से त्रैनिका सेना, ठीक है, इसी तरह से क्या हो जाएगा, त्रैनिका सेना। त्रैनिका सेना में भी त्रयाणाम अनीका नाम, त्रयाणाम अनीका नाम समाहारा, त्रयाणाम अनीका नाम समाहारा। ऐसा यहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। तो ऐसे द्विगु समास होने के कारण द्विगोह सूत्र के द्वारा यहाँ पर भी गीप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी क्या होता है कि अजादि गण में पठित होने के कारण यहाँ भी गीप नहीं होता, बल्कि अजाद्य तष्टाप इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय होता है। एग्जाम की तैयारी करने वाले विशेष रूप से इनको नोट कर लेंगे कि त्रैनिका और त्रिफला में किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर टाप होता है। तो अजाद्य तष्टाप इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय होता है। त्रिलोकी इस सूत्र में गीप होता है। किस सूत्र के द्वारा गीप होता है? दिगो इस सूत्र के द्वारा गीप होता है। समझ में आ गया? इतना ही है यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर आता है एक सूत्र, वर्णात अनुदात्तात तोपधातो न, वर्णात अनुदात्तात तोपधातो न। ये सूत्र कहता है वर्णवाची यो अनुदात्ता अनुदात्तात तदंतो अनुदात्त तदंत अनुदात्त वर्णवाची यो अनुदात्तांत, अच्छा तांतोपधा, वर्णवाची यो अनुदात्त तांतोपधा, तांतोपधा तदंत अनुपसर्जनात् प्रातिपदिकाद् वा गीप तकारस्य नकारादेशश्च, तकारस्य नकारादेशश्च। तो ध्यान रखना, यह सूत्र क्या करता है कि वर्ण मतलब वर्णवाची, वर्णवाची यो अनुदात्त मतलब वर्णवाची, वर्ण का वाची, वर्ण का मतलब वो नहीं है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वर्ण का वाची है, वर्णवाची का मतलब होता है रंग, कलर, ठीक है। तो वर्णवाची यो अनुदात्त, अनुदात्त का मतलब होता है ऐसा जो अनुदात्त, अनुदात्त तांतोपधा, तांतोपधा का मतलब होता है तकार उपधा में है जिसके, तांतोपधा मतलब तकारोपद शब्द, और तदंत अनुपसर्जना, तदंत अनुपसर्जन, तदंत अनुपसर्जन, ठीक है, तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिकात मतलब ऐसे प्रातिपदिक से, अनुपसर्जन का मतलब होता है जो उपसर्जन ना हो, ऐसे तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिकात मतलब ऐसे प्रातिपदिक से, वा का मतलब होता है विकल्प से, गीप मतलब गीप प्रत्यय होता है, और तकारस नकारादेशश्च, और साथ ही क्या करता है, तकार के स्थान पर नकार आदेश भी करता है। तो आपको बढ़िया से ये ध्यान रखना है, ये लगा लो कि वर्णवाची जो अनुदात्त तांतोपधा तकार उपधा में है, ठीक है, वर्णवाची जो अनुदात्त शब्द और तांतोपधा मतलब तकार उपधा में है, ऐसे तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से विकल्प से गीप होता है। तो पहले तो ये क्या करता है, गीप करता है, और साथ ही तकार को क्या करता है, नकार आदेश भी करता है। तो साथ में तकार को नकार आदेश भी करता है। देखो प्रयोग यहाँ पर बनते हैं, एनी एता, ठीक है, एनी एता, यहाँ पर एती नहीं है, ये जो दूसरा टाइप हो गया है ये यहाँ पर भाई मिस्टेक हुआ है, एनी एता रोहिणी रोहिता, ये ऐसे प्रयोग हैं। तो एनी एता, ठीक है, एनी एता रोहिणी रोहिता। तो अब यहां पर क्या होता है, एनी एता, तो यहां पर क्या है, एत शब्द है, ठीक है, यहां पर क्या है, एत शब्द। एत शब्द का मतलब होता है चितकबरा, एत शब्द का अर्थ क्या होता है, चितकबरा। अब यहां पर ये वर्णवाची शब्द है, वर्णवाची यो अनुदात्त, अनुदात्त है तांतोपधा तकार उपधा में है, क्योंकि एत एत शब्द है, तो एत शब्द में क्या है, तकार उपधा में है ना,
ठीक है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंत अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो तकार उपधा में है तदंत, ऐसे तदंत अनुपसर्जन, ठीक है, ऐसे तदंत अनुपसर्जन, अनुपसर्जन भी नहीं, उपसर्जन भी नहीं है, ऐसे तदंत अनुपसर्जन से प्रातिपदिकात्वा मतलब ऐसे तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से विकल्प से क्या होता है, गीप प्रत्यय होता है। ऐसा कौन कहता है, वर्णात अनुदात्तात तोपधातो नः। तो क्या होगा, इस सूत्र के द्वारा गीप हो जाएगा। तो जैसे कि एत शब्द से गीप कर दो, यचिभम से भा संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, यचिभम से क्या हो जाएगी, भा संज्ञा। और एत शब्द से क्या कर देना है, जैसे यहां पर ये एत से क्या कर दो, गीप, एत से गीप हो जाएगा। गीप में क्या बचेगा, केवल ईकार बचेगा। तो एत ई, अब यहां पर यचिभम से भा संज्ञा कर दो, यस्येति चा से एत के तकारोत्तरवर्ती यकार का लोप कर दो। फिर यहां पर क्या कर देना है कि क्योंकि ये सूत्र क्या करता है, तकारस्य, ध्यान देना यहां पर जो है तकारस्य नकारादेशस्य, मतलब क्या करता है कि तकारस्य मतलब तकार के स्थान पर नकार आदेश भी करता है। ये सूत्र साथ में ये जो ता है ना, इस ता को ना भी ना करता है, ता को नकार आदेश करता है। तो एनी, तो जब ता को ना हो जाएगा, गीप का ईकार मिला दो तो प्रयोग क्या बन जाएगा, एनी। तो आपको ये बढ़िया से ध्यान रख लेना है कि एनी प्रयोग में गीप प्रत्यय होता है, पहले तो ये अच्छी तरह से नोट कर लो। सूत्र, और किस सूत्र से होता है, तो सूत्र है वर्णात अनुदात्तात तोपधातो न, ठीक है। इस सूत्र को याद रख लो कि इस सूत्र के द्वारा यहां पर गीप हुआ है। जब गीप नहीं होगा, क्योंकि यह सूत्र क्या करता है, विकल्प से गीप करता है। क्या करता है, ये विकल्प से करता है। जब एक बार गीप नहीं होगा तो प्रयोग बन जाएगा एता। तो एत शब्द से अजाद्य तष्टाप, इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय हो जाता है, प्रयोग बन जाता है एता। तो यहां पर क्या करना है कि आपको बढ़िया से याद रख लेना है। यह भी प्रश्न बन सकता है, यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्णात अनुदात्तात तोपधातो ना, ये सूत्र नित्य से गीप करता है कि विकल्प से गीप करता है, या एनी में यहां पर नित्य से गीप हुआ है कि विकल्प से गीप हुआ है, किस सूत्र के द्वारा गीप हुआ है, इस चीज ऐसे आपको याद रखना है। इसी तरह से देख लो यहां पर क्या है, रोहित, रोहिणी, रोहिता। तो रोहिणी रोहिता में क्या है कि रोहित शब्द है, कौन सा शब्द है, रोहित, रोहित शब्द है। अब रोहित शब्द से क्या कर, रोहित का मतलब होता है लाल वर्ण, रोहित मतलब होता है लाल रंग। और रोहित शब्द से क्या कर दो, ये जो सूत्र वर्णात अनुदात्तात तोपधातो नात, ये कहता है वर्णवाची, वर्ण का वाची है, क्योंकि लाल, रोहित का मतलब होता है लाल वर्ण। यो अनुदात्त, अनुदात्त है, ऐसे तान तोबधा तकार उपधा में है ही रोहित में, ऐसे तदंत अनुपसर्जन प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या कर दो, गीप कर दो। रोहित शब्द से क्या कर देना है, गीप, गीप में गकार पकार की संज्ञा, केवल क्या बचेगा, ई बचेगा। रोहित में क्या कर देना है कि यहां पर यचभम से भा संज्ञा और यश से तिचा से रोहित के तकार उत्तरवर्ती यकार का लोप कर दो। यहां पर इसी सूत्र के द्वारा, कौन सूत्र के द्वारा, वर्णात अनुदात्तात तोपधातो ना, इस सूत्र के द्वारा तकार को साथ ही क्या हो जाता है, नकार आदेश भी हो जाता है। तकार को क्या हो जाएगा, साथ में नकार हो जाएगा, और नकार होने के बाद जो है ईकार को मिला दो, ठीक है। नकार होने के बाद यहां पर क्या कर देना है कि रोहित में क्या है कि यहां पर अट्टकुपुअंग नुम भी, इस सूत्र के द्वारा यहां पर नकार को साथ ही क्या कर दो, लकार कर दो, नकार को क्या कर दो, लकार। तो प्रयोग क्या बन जाएगा, रोहिणी, प्रयोग क्या बन जाएगा, रोहिणी, ठीक है, प्रयोग बन जाएगा आपका रोहिणी। तो ये तो हो गया, जब भाई गीप प्रत्यय होगा इस सूत्र के द्वारा तब ये रोहिणी बन जाता है। लेकिन एक पक्ष, क्योंकि ये सूत्र क्या है, विकल्प से गीप करता है, ये सूत्र जो है ये विकल्प से गीप करता है। जब एक बार गीप नहीं करेगा तो रोहित शब्द ही रहेगा, और रोहित शब्द ही होने से, क्योंकि गीप नहीं होगा तो साथ में तकार को नकार आदेश भी नहीं करेगा, दोनों काम नहीं करेगा। तो रोहित शब्द से ही अजाद्यतष्टाप, इस सूत्र के द्वारा क्या कर दो, टाप प्रत्यय कर दो, अजाद्यतष्टाप, इस सूत्र के द्वारा टाप प्रत्यय हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा रोहिता। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो एक अगला सूत्र है, वो तो गुणवचनात्, ठीक है, सूत्र है वो तो गुणवचनात्। तो वो तो गुणवचना, वा उतो गुणवचनात्, वा उतो गुणवचनात्। वा का मतलब होता है ये सूत्र भी, वा का मतलब होता है ये सूत्र भी विकल्प से गीस करता है। इस सूत्र को बढ़िया से याद रख लो।
अब ये क्या होता है, ये वाला जो सूत्र है ये गीस प्रत्यय करने वाला सूत्र है। इसके पहले का जो सूत्र था वो गी प्रत्यय करने वाला सूत्र था। ये सूत्र जो है गीस प्रत्यय करने वाला सूत्र है। वो तो गुणवचनात् सूत्र गीस प्रत्यय करने वाला सूत्र है। पहला तो आप ये क्वेश्चन तैयार कर लो, ये क्वेश्चन आपका हो गया रेडी। मतलब ये पहला क्वेश्चन है, समझ जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये तो पहला क्वेश्चन तो ये तैयार कर लो कि वो तो गुणवचनात् सूत्र कौन सा प्रत्यय करता है, गीस प्रत्यय करता है। गीस प्रत्यय होने के बाद अब देखो ये कहता क्या है, उदंतात गुणवाचिनो वा गीस स्यात्। उदंतात का मतलब होता है उदंत प्रातिपदिक से, मतलब उदंत उत है ना, वा उत तपरकरण किया गया है। उत में तपरकरण होने के कारण इसका मतलब हुआ कि ह्रस्व उकार से, ह्रस्व उकारांत शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में यहां पर क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है। गुणवाचिनो मतलब जब वो गुणवाची होंगे, मतलब उदंत जो गुणवाची शब्द हैं उनको विकल्प से क्या होता है, गीस प्रत्यय होता है। तो उदंत गुणवाची शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है, गीस प्रत्यय होता है। और ये कैसा प्रत्यय, ये कैसे प्रत्यय होता है, विकल्प से होता है। तो उदंत गुणवाची, उदंत का मतलब होता है ह्रस्व उकारांत, ऐसे गुणवाची, मतलब ह्रस्व उकार अंत में है ऐसे गुणवाची शब्दों से विकल्प से गीस प्रत्यय करता है। कौन, वो तो गुणवचनात्। प्रयोग बनते हैं मृदवी और मृदु। ध्यान देना, यह पूछा जाता है कि मृदवी शब्द में किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गीस प्रत्यय है। तो मृदवी शब्द में वो तो गुणवचनात् इस सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय है। पहला तो इसको तैयार कर लो। एक ये तैयार कर लो कि मृदवी शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है, मृदवी शब्द में गीस प्रत्यय हुआ है। कौन सा प्रत्यय है, गीस प्रत्यय। तो देखो मृदवी में क्या होता है, मृदु शब्द रहता है। मृदु शब्द में क्या है कि ये देखो उदंत प्रातिपदिक है, मतलब मृदु में दकार उत्तरवर्ती जो उकार है ये ह्रस्व उकार है, उदंत प्रातिपदिक है, गुणवाची शब्द है। क्योंकि मृदु का अर्थ क्या होता है, कोमल। मृदु का अर्थ क्या होता है, कोमल। तो उदंत प्रातिपदिक गुणवाची शब्द है, इसी से क्या कर दो, वो तो गुणवचनात् इस सूत्र के द्वारा गीस कर दो। ठीक है, इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना है, गीस कर देना है। गीस में गकार सकार की संज्ञा हो जाती है, क्या बचता है, ई। तो मृदु ई, मृदु ई की यच भम से भा संज्ञा। और मृदु में जो दकार उत्तरवर्ती है यहां पर क्या होता है कि मृदु में जो उकार है, दकारोत्तरवर्ती जो उकार है, यहां पर इको यण से यण कर दोगे। इको यण से यण होने पर उ को क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो प्रयोग बन जाएगा मृदवी। समझ में आ गया, प्रयोग क्या बन जाएगा, मृदवी। एक पक्ष में ये गीस नहीं करेगा, क्योंकि ये सूत्र क्या कहता है कि विकल्प से गीस करता है। जब विकल्प से गीस करता है तो एक पक्ष में गीस नहीं होगा। जब एक पक्ष में गीस नहीं होगा तो प्रयोग केवल क्या बचेगा, मृदु। तो एक पक्ष में केवल बचेगा मृदु और एक में क्या हो जाएगा, मृदवी। लग गया, मृदु और मृदवी ये है। समझ में आया, आगे चले। अब देखो एक सूत्र है बहवादिभ्यश्च। सूत्र क्या है, बहवादिभ्यश्च। बहवादिभ्यश्च सूत्र ये भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इनको याद रखना है आपको। यहीं से प्रयोग पूछे जाते हैं, यहीं से मतलब क्वेश्चन बनते हैं। बहवादिभ्यश्च सूत्र कहता है कि एभ्यो वा गीस स्यात्, एभ्यो वा गीस स्यात्। कि मतलब बहवादिभ्यश्च में क्या होता है, ये जो बहवा शब्द है ना, बहवा का मतलब होता है बहवादी एक गण है। बहवादी क्या है, एक गण है। और उस गण में जो पठित शब्द हैं ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में ये जो सूत्र है ये गीस प्रत्यय करता है। तो बहवादी क्या है, एक गण है, और बहवादी गण में पठित जो शब्द होते हैं ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होता है, इस प्रकट सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय होता है। ठीक है, बहवादी गण में जो पठित शब्द होते हैं ऐसे शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है। प्रयोग बनता है बहवी और बहु। तो अब देखो बहवी में क्या होता है कि बहु शब्द रहता है। बहु शब्द कहाँ पर पढ़ा गया है, बहवादी गण में पढ़ा गया है। बहु शब्द से क्या कर दो, बहवादिभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय कर दो। इस सूत्र के द्वारा क्या कर देना है, गीस प्रत्यय कर देना है। गीस प्रत्यय में गकार सकार की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। प्रयोग क्या बचेगा, केवल मतलब स्वरूप क्या बचेगा, केवल ई बचेगा। तो बहु ई होने के बाद यहाँ पर क्या कर देना है कि जो बहु का जो उकार है, हकारोत्तरवर्ती उकार, उसको क्या कर दो, यण कर दो। ठीक है, बहु में जो उकार है बहु का,
उसको यण कर दो, ऊ को यण वा हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा बहवी। ईकार को मिला दोगे तो बन जाएगा बहवी। तो आपको ध्यान रखना कि बहवी में गीस प्रत्यय हुआ है, पहला ये आप तैयार कर लो। किस सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय हुआ है? तो सूत्र है बहवादिभ्यश्च। जब ये सूत्र भी क्या होता है? विकल्प से गीस करता है, इसको बढ़िया से याद रखना। ये सूत्र भी विकल्प से गीस करता है। जब एक बार गीस नहीं करेगा तो बहु ही रहेगा, एक बार जब गीस नहीं करेगा तो क्या रहेगा? बहु शब्द ही रहेगा। ठीक है। अब देखो इस सूत्र में कुछ वार्तिक आते हैं, एक दो वार्तिक हैं यहाँ पर। वार्तिक हैं कृत इकारात अक्तिना, ये जो प्रयोग है यहाँ पर लिखे हैं, ये प्रयोग आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। मतलब यहाँ पर पूछा जाता है कि किस सूत्र के द्वारा यहाँ पर गीस प्रत्यय हुआ है। कृत इकारात अक्तिना। कृत इकारात अक्तिना का मतलब होता है कि कृत का मतलब होता है कृदंत प्रत्यय। कृत का मतलब क्या होता है? कृदंत प्रत्यय। ठीक है। कृत मतलब कृदंत प्रत्यय, इकारात मतलब इकारांत, इकारात मतलब इकारांत, और अक्तिना मतलब तिन प्रत्यय ना हो। अक्तिना ना तिन अक्तिना मतलब जहां पर तिन प्रत्यय ना हुआ हो, जैसे भक्ति है, कृति है, यहां पर तिन प्रत्यय होता है। ठीक है। स्त्रियाम तिन से यहां पर क्या होता है? तिन प्रत्यय होता है। तो ऐसा तिन प्रत्यय जहां पर ना हुआ हो तो तिन प्रत्यय से भिन्न, तिन प्रत्यय से भिन्न, और कृत का मतलब होता है कृदंत से संबंधित हो, ऐसे इकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है। ऐसा कौन कहता है? कृद इकारात अक्तिना। ठीक है। कि तिन प्रत्यय से भिन्न हो और इकारांत प्रातिपदिक हो और कृदंत से संबंधित हो, ऐसे शब्द से क्या होता है? गीस प्रत्यय होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है? रात्रि शब्द है। रात्रि शब्द क्या है? रात्रि शब्द में तिन प्रत्यय नहीं हुआ। रात्रि शब्द में तिन प्रत्यय नहीं हुआ क्योंकि यहां पर क्या होता है? एक सूत्र है, यहां पर क्या होता है कि उणादि गण में, ठीक है, कृदंत में देखो जो उणादि गण है वो कृदंत प्रत्यय के, कृदंत के अंतर्गत आता है। कृदंत के अंतर्गत आने के कारण यहां पर एक जो क्या होता है कि रा धातु से त्रिप प्रत्यय होता है। ठीक है। यहां पर क्या होता है कि रा धातु से, उणादि गण में रा धातु से त्रिप प्रत्यय होता है। तो रा धातु से त्रिप प्रत्यय होने पे पकार की संज्ञा जब हो जाती है तो प्रयोग बन जाता है रात्रि। प्रयोग क्या बन जाता है? रात्रि। रात्रि बनने के बाद अब ये देखो, ये जो रात्रि है ये कैसा है? तिन प्रत्यय से भिन्न है, मतलब तिन प्रत्यय यहां पर नहीं हुआ है। इकारांत से संबंधित है क्योंकि रात्रि में इकार है। ठीक है। क्या है? रात्रि में इकार है। और यहां पर क्या है? कृदंत से संबंधित है, मतलब इकारांत है और कृदंत से संबंधित है क्योंकि ये जो तिप प्रत्यय वो उणादिगण का है। उणादिगण किसके अंतर्गत आता है? कृदंत के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर जो वार्तिक है ये वार्तिक का पूरा अर्थ लग गया कि तिन प्रत्यय से भिन्न हो, कृदंत से संबंधित हो, ऐसे इकारांत प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय होता है। अब ऐसा जो प्रातिपदिक है, रात्रि जो प्रातिपदिक है, इससे क्या कर दो कि कृत इकारात अक्तिना इस सूत्र के द्वारा गीस प्रत्यय कर दो तो रात्रि गीस। रात्रि गीस होने के बाद यहाँ पर सकार गकार की संज्ञा हो जाती है, यचिभ हमसे भा संज्ञा, और यस्य तिचा से रात्रि के इकार का लोप हो जाएगा, रात्र ई, और मिला दो तो बन जाएगा रात्रि। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दीर्घ रात्रि शब्द है, ये जो रात्रि शब्द है, इस रात्रि शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर गीस प्रत्यय हुआ है। किस सूत्र के द्वारा, किस वार्तिक के द्वारा गीस हुआ है? कृत इकारात अक्तिना इस सूत्र के द्वारा, इस वार्तिक के द्वारा गीस हुआ है। आपको ये बढ़िया से याद रख लेना है। ये सूत्र भी, ये वार्तिक भी विकल्प से गीस करता है। जब एक बार गीस नहीं करेगा तो प्रयोग बचेगा केवल रात्रि, क्योंकि एक बार ये गीस नहीं करेगा, क्योंकि ये विकल्प से गीस करता है। तो एक बार जब गीस नहीं करेगा तो रात्रि ही रहेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। यहां पर एक और वार्तिक आता है, सर्वतो अक्तिन अर्थात इत्येके। सर्वतो का मतलब होता है कि सर्वतो का मतलब यहां पर यह है कि सर्वतो अक्तिन अर्थात इत्येके। सर्वतो अक्तिन अर्थात इति एके। एके का मतलब ये होता है कि कुछ एक आचार्यों के मत में, जैसे क्या होता है कई बार
किसी को कहना हो कि भाई इनके मत में, तो उसके लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर देते थे कि एक ही, मतलब कुछ ऐसे आचार्यों को मानना है। क्या मानना है भाई कुछ आचार्यों का? तो ये कहते हैं कि तिन प्रत्यांत से भिन्न, सही ना, अक्तिन का मतलब होता है तिन प्रत्यांत से भिन्न, सर्वतो का मतलब होता है सभी इदंत प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में घीस प्रत्यय होता है। तो सर्वतो का मतलब होता है सभी इकारांत शब्दों से, ठीक है, सभी इकारांत प्रातिपदिकों से या इदंत प्रातिपदिकों से अक्तिन अर्थात तिन प्रत्यांत से जो भिन्न हो उनसे गीस प्रत्यय होता है। इत्येके मतलब कुछ ऐसे आचार्यों का, कुछ आचार्यों का ऐसा मानना है। समझ में आया? कुछ आचार्यों को मानना है कि तिन प्रत्यांत से भिन्न, ठीक है, सभी इकारांत शब्दों से गीस प्रत्यय होता है। देखो क्या है प्रयोग यहां पर बनता है, सकटी, ठीक है, प्रयोग क्या है यहां पर, सकटी, उदाहरण है सकटी, ठीक है। अब ये जो सकटी शब्द रहता है, अब सकटी में क्या होता है कि सकटी, यहाँ जो ये सकटी शब्द ही है, सकटी शब्द में क्या होता है कि ये तिन प्रत्यांत से भिन्न है, इकारांत शब्द है, ठीक है, तिन प्रत्यांत से भिन्न है और इकारांत शब्द ही है। तो यहां पर क्या होता है कि सकटी शब्द से ही सर्वतो अक्तिन अर्थात इत्ते के सूत्र के द्वारा गीश प्रत्यय कर दो। गीश होने के बाद वही गकार सकार की संज्ञा सकटी ई, सकटी में यचिभम से भा संज्ञा और यस्येति चा से सकटी के टकार उत्तरवर्ती इकार का लोप हो जाएगा, सकट ई प्रयोग बना दोगे तो बन जाएगा सकटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो सकटी प्रयोग है, सकटी में कौन सा प्रत्यय हुआ है, तो सकटी में गीस प्रत्यय हुआ है। किस सूत्र के द्वारा, किसके द्वारा गीस प्रत्यय हुआ है, तो सर्वतो अक्तिन अर्थात इत्ते के इस वार्तिक के द्वारा गीस हुआ है। ये याद रख लो, इतना यदि याद रख लिए कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, कोई प्रश्न छूटने वाला नहीं है। अब ये क्या करता है कि ये विकल्प से ये भी गीस करता है, जब एक बार गीस नहीं करेगा तो प्रयोग वैसे सकटी ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये विकल्प से करता है, एक बार नहीं करेगा, जब एक बार नहीं करेगा तो क्या होगा, सकटी ही रहेगा। समझ में आया? तो आज का जो विषय है, आज की जो कक्षा है, हम यहीं पर उसको समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए सूत्रों के साथ में एक नई कक्षा में। इसी के साथ इस विषय को हम यहीं पर समापन करते हैं। नमो नमः।